हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज। तो आज भाई हम कोशिश करेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री जो है वो खत्म कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। केस ऑफ एलीन। तो देखिए अब हम एलीन के केस करेंगे जो कि एसिमेट्रिक कार्बन होता है, जिनमें एसिमेट्रिक कार्बन मतलब कार्बन में सिमेट्री एसिमेट्रिक नहीं है, विदाउट एसिमेट्रिक सॉरी, जिसमें सिमेट्री नहीं है जिस कार्बन में, फिर भी वो ऑप्टिकली एक्टिव है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो केस आपको यहाँ नजर आएगा। एसिमेट्रिक मतलब हम जनरली बोलते हैं ना कायरल कार्बन, कायरल कार्बन, कायरल कार्बन होना चाहिए, बट वो तब जब सब सिंगल बॉन्ड हो। जब डबल बॉन्ड हो और फिर इधर उधर कुछ और ग्रुप जुड़े हों, कुछ और पंगा हो जाए, तो मतलब सीधी सी बात है, मेन फोकस होना चाहिए कि सिमेट्रिकल नहीं होना चाहिए कार्बन, ठीक है। तब भी विदाउट एट सिमेट्रिकल कार्बन, या कार्बन सिमेट्रिकल हो ना हो, कार्बन हो सकता है सिमेट्रिकल हो, बट पूरा मॉलिक्यूल अगर सिमेट्रिकल नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात, तब क्या होगा? ऑप्टिकल एक्टिव, सीधी सी बात है ना। तो यहाँ हाँ, यहाँ पूरे मॉलिक्यूल की बात हो रही है। तो एलीन देखिए क्या होता है। एलीन होता है भाई कार्बन, 3 कार्बन होते हैं और आपस में डबल बॉन्डेड होते हैं तीनों के तीनों, ठीक है। तो बीच वाला कार्बन तो डबल बॉन्ड कार्बन है, ऑब्वियस, ठीक है। तो ये कार्बन क्या है? सिमेट्रिक है। ये तो यहाँ से काट सकते हो इसे आप, सारे कार्बन हाफ हाफ कट जाएंगे, है ना। लेकिन इसके होने के बावजूद बीच वाला कार्बन सिमेट्रिक है, इसके बावजूद क्या हो रहा है? ये एलीन जो है वो एसिमेट्रिक है, कंप्लीट मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक है। वो कैसे है मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक? को देखिए, एलीन विद इवन इवन पाई बॉन्ड। इवन पाई बॉन्ड है भाई। एलीन्स होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड कंटिन्यूअस होते हैं, वो उस तरह के कुछ मॉलिक्यूल्स को एलीन्स बोलते हैं। तो कार्बन कार्बन में देखिए कंटिन्यूअस, दो डबल बॉन्ड तो रुकी नहीं ना, एक बताता हूँ बेटा, रुकिए रुकिए, एक में दो बताता हूँ, वो भी बताता हूँ, रुकिए पहले इसको रीड करते हैं फिर इसकी कहानी बताता हूँ। एलीन्स विद इवन पाई बॉन्ड, जिसमें दो और दो 4 पाई बॉन्ड है, ठीक है। कम से कम 4 तो होंगे, इवन का मतलब ये है दो पाई, मतलब कम से कम 4 डबल बॉन्ड तो होंगे। डबल बॉन्ड 4 हो गए, है ना। मतलब 2 डबल बॉन्ड कह लो, 4 कह रहा हूँ, 2 डबल बॉन्ड कम से कम होंगे। तो यहाँ 2 डबल बॉन्ड है, इवन पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड 1 और 2, 2 पाई बॉन्ड है। डबल बॉन्ड 2 है तो हर एक डबल बॉन्ड में 1 पाई बॉन्ड है, उस हिसाब से। ऑर्बिटल डायग्राम स्ट्रक्चर देखिए जरा, क्या है भाई? जेड एक्स प्लेन, वाई वाई एक्स वाई प्लेन। अब ये क्या कह रहा है? ये जो है ये बिलो द प्लेन है, मतलब आपसे दूसरी तरफ है, ठीक है, इस तरफ। और ये हमारी तरफ है, मेरी तरफ कह लो या आपकी तरफ कह लो। ये वाला अबव द प्लेन है, ये वाला बिलो द प्लेन है, ये समझ गए होगे, है ना। और ये कार्बन कहाँ है? ये प्लेन में, ये इस कागज पर है, और ये आपकी स्क्रीन से बैक साइड में, ये आपकी स्क्रीन के अबव है, ऊपर की तरफ, ठीक है। आपकी मतलब आपकी तरफ, और वो आपसे बैक साइड पेज से या स्क्रीन से, और ये कार्बन स्क्रीन के ऊपर बना हुआ है। सेम ये वाला कार्बन भी स्क्रीन के ऊपर है, ये वाला कार्बन भी स्क्रीन के ऊपर है। तो ये कुछ इस तरह से अबव बिलो होगा, और ये दोनों एटम भी स्क्रीन पर है। ये समझ में आ गया भाई? ये सर आ गया। ये दोनों एटम भी स्क्रीन पर। अब ये कैसे हो सकता है कि ये दोनों एटम स्क्रीन पर है? तो ये दोनों एटम मतलब प्लेन में हैं। तो ये सारे एटम्स प्लेन में हैं, सिर्फ ये ए और बी जो है वो प्लेन से बाहर है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से समझ लीजिए, इसको अगर ऐसा बनाऊं मैं तो ये ऐसे और ऐसे है, और बाकी के जितने भी कार्बन हैं वो ऐसे, ये वाला कार्बन है, फिर ये वाला कार्बन है, और इस कार्बन के साथ ये जो ए है ना, ये दोनों ए, ये ए और बी, एक ए यहाँ है और एक बी जो है वो इसके पीछे, जस्ट पीछे, मतलब एक ही लाइन में, एक सीध में, समझ गए? ये बात समझ में आ गई ना? ये सब एक सीध में, एक लाइन में है, और ये दोनों है ये ऊपर नीचे। अगर इसको ऊपर से हम देखें तो ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। तो ये इसका प्लेन है, तो ये वाई जेड एक्स जेड प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन है। एक्स और वाई प्लेन मतलब एक्स और वाई एक्सिस में ये पूरा एक्स और वाई प्लेन हो गया, ठीक है। और ये वाला प्लेन जो हो गया वो एक्स और जेड प्लेन है, मतलब एक्स एक्सिस और दूसरा वाला जेड एक्सिस के ऊपर है, ऐसा कुछ है ही। देखिए, सिंस द ग्रुप एट द एंड ऑफ द एलीन आर परपेंडिकुलर प्लेन, तो एंड पर ये जो है ये ग्रुप जो है ये परपेंडिकुलर प्लेन के अंदर है, 90 डिग्री पर है ना। ये तो ऐसे है प्लेन, और ये ऊपर नीचे 90 डिग्री, मतलब डेफिनेट है। यस, समझ में आ गया? परपेंडिकुलर प्लेन में यस सर, आ है गया। ना। तो ग्रुप में ये परपेंडिकुलर प्लेन के ऊपर है। इट विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये ज्योमेट्रिकल तो नहीं दिखाएगा, आप ये तो नहीं कह सकते ये ए और ये एक साइड में है, बी और बी एक साइड में, सिस और ट्रांसफॉर्म नहीं है। यस, ये बात भी क्लियर हो गई, यस सर, हो गई। है ना। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं दिखाएगा। द मॉलिक्यूल लैक्स सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, ये भी याद रख लेना। कैसे? अगर आप सेंटर से चलते हो, इस तरफ चल पड़े ए की तरफ, दूसरी तरफ जाओगे तो वो प्लेन में ही ए होना चाहिए यहाँ। अगर मान लो इसको मैं ए भी बना दूं तब भी वो प्लेन में नहीं है, वो तो आउट ऑफ प्लेन चला गया।
है ना, तो यानी कि सेंटर ऑफ सिमेट्री तो पॉसिबल नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट आगे क्या बोलता है, एज वेल एज प्लेन ऑफ सिमेट्री, कोई भी ऐसा एक प्लेन नहीं है जो मॉलिक्यूल को दो बराबर हिस्सों में काट सके। अगर नजर आता है तो जरा सोचिए और मुझे भी बताइए भाई, तो ऐसा प्लेन है? सर अगर बी से काट दे तो मतलब जैसे सामने की तरफ से, ए और तो बी जैसे से, एक्स वाई यहां प्लेन से को, सर एक्स वाई प्लेन को ऐसे काट दे। एक्स वाई प्लेन से काटोगे तो ये ए ऊपर रह जाएगा, बी नीचे रह जाएगा, ये ऐसे कटेगा, ए ऊपर बी नीचे, सेम कैसे हो सकता है? ए ओके और बी से ऐसे काटोगे ना, ए और बी से, ये वाला ए और बी से ऐसे काट रहे हो, ऐसे काट रहे हो आप ए और बी से, तो देखो ये बीच में से मतलब ए इधर रह गया, बी इधर रह गया, ये वाला अबव बिलो है ना, समझ गए? अगर अगर इस प्लेन से काटते हो, इस ए और बी वाले प्लेन से काटते हो, तो ये वाला ए और बी अबव बिलो हो जाएगा, ऑब्वियस है। तो ये किसी भी तरह से प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं मिलेगी। उसके बाद ओवरऑल द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल इज डिससिमेट्री, लेकिन यहाँ पर ये डिससिमेट्रिक बन रहा है। डिससिमेट्रिक याद है सबको, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी यस सर, चाहिए, और एक और तीन होता नहीं है वो रोटेशनल एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, रोटेशन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, प्रणव ने एक क्वेश्चन पूछा था मेरे को, फिर से आज याद आ गया। रोटेशनल एक्सिस मैंने बोला था किस दिन समझाएंगे, वो है ही नहीं यहाँ पे, है ना। चलो कोई बात नहीं, सबको इकट्ठा समझा देंगे किस दिन, है ना। स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर डिससिमेट्री, डिससिमेट्री वो होता है जिसमें तीन सिमेट्रियां ना हो। कौन सी? सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, और यस रोटेशनल एक्सिस ऑफ, रोटेशनल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर ये तीनों सिमेट्रियां किसी मॉलिक्यूल में नहीं है तो वो डिससिमेट्री होता है। और अगर 23 के 23 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री एक भी नहीं है तो वो क्या होता है सर? एसिमेट्रिक। वो एसिमेट्रिक होता है। यस, सबको पता है बेटा, बाकी सभी? यस सर। ठीक है, तो यहाँ ये सिर्फ डिससिमेट्रिक बन रहा है, विच इज सफिशिएंट कंडीशन फॉर, तो ये काफी है, इतना काफी अपने को पता है, डिससिमेट्रिक होना भी काफी है उसके लिए, है ना। द मॉलिक्यूल विल एग्जिस्ट इन टू एनेंटियोमरिक फॉर्म, तो इसके दो एनेंटियोमर बनेंगे भाई, ध्यान दे लेना, ये मॉलिक्यूल एनेंटियोमर बनाएगा, सीधी सी बात है। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और ये सेंटर ऑफ सिमेट्री बनता नहीं है, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। वैसे इसे हम नॉर्मल कॉमन भाषा में एसिमेट्रिक बोल सकते हैं, बट साइंटिफिकली बोलोगे तो क्या बोलते हैं उसको, डिससिमेट्रिक बोलना ही बेटर है, समझ गए। एसिमेट्रिक तो ये नहीं है, एसिमेट्रिक नहीं है, बट डिससिमेट्रिक होने की वजह से ऐसा हो रहा है, समझ गए बात? थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगेगी, यस समझ गए, है ना। ठीक, तो ये दो एनेंटियोमर बनाएगा भाई, तो इसके एग्जिस्ट इनटू एन एनेंटियोमेरिक फॉर्म, तो दो एनेंटियोमेरिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा एनेंटियोमेरिक फॉर्म है। तो यहाँ पर इसकी मिरर इमेज बना दो, एनेंटियोमर अपने आप बन जाएगा, सीधी सी बात है, हाँ, है ना। तो यहाँ पर मिरर इमेज बना दीजिए बस। मिरर इमेज में जो आपको मिरर में दिख रहा है, ए पास है, पास बना दिया, बी नीचे है, पास है, नीचे पास बना दिया, ऊपर वाला ए यहाँ बनेगा, नीचे वाला बी यहाँ बनेगा, है ना। अब आपको इसमें क्या नजर आता है, सोचिए जरा। ये दोनों लेफ्ट राइट नजर आ रहे हैं। इसको अगर यहां से यहां पर एक एक्सिस लगा दो, एक एक्सिस यहां से पकड़ के, और मैं कहूं कि इसको मैं यहां से पकड़ के और ऐसे ऐसे घुमा के, ऐसे घुमा के इस मॉलिक्यूल के ऊपर रख दूं, तो ये फिट नहीं हो जाएगा इस पे? बताओ। सर फिट तो हो जाएगा। फिट हो जाएगा तो फिर ये कैसे एनेंटियोमर हुआ बेटा? सर लेकिन मिरर इमेजेस आर, सुनिए सुनिए सुनिए, मिरर इमेजेस आर नॉन सुपर इम्पोजेबल होती है एनेंटियोमर्स में, नॉन सुपर इम्पोजेबल, पूरी फिट नहीं होती। फिर आप कैसे कह रहे हो कि हो जाएगा? सर मुझे मतलब लगा सर कि ये अब कैसे लग रहा है? वो लगना नहीं चाहिए ना, दोबारा से सोचो। हाँ, वो आप जब घुमाओगे ए बिलो द प्लेन हो जाएगा और बी अबव द प्लेन हो जाएगा, और दूसरी तरफ ए अबव बिलो द प्लेन है और बी अबव द प्लेन है, और अगर घुमाओगे तो ए अबव द प्लेन हो जाएगा, समझ गए? यस सर, अब आ गए, है ना। तो ये कुछ ऐसा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलिन्स विद ओड पाई इलेक्ट्रॉन्स और पाई बॉन्ड्स, जिसमें ओड हो, तो देखिए 1 2 3, 3 डबल बॉन्ड है, तो मतलब 3 पाई बॉन्ड है, 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड। तो एलिन्स क्या होती है, अब मैं वो बता देता हूँ। कार्बन कार्बन में कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड्स होते हैं, उनको एलिन्स की कैटेगरी में लिखते हैं, कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड, है ना। उसको एक और नाम था, उसका मैं नाम भूल गया यार, दिमाग से निकल गया। एक होते हैं अल्टरनेट में डबल बॉन्ड और एक होते हैं कंटिन्यू डबल बॉन्ड, याद नहीं आ रहा, ठीक है, वो आगे आ जाएगा आपके स्टडी में, पक्का आएगा, जीओसी में आएगा, ठीक है। डबल बॉन्ड मैंने तो सुना था मतलब बनाते ही नहीं है, बहुत ही कम स्टेबल होता है ये डबल बॉन्ड, जिसपे एक दो ही हो, एक पे ही दो हो जाए। हाँ, कम स्टेबल होता है, तो कौन कह रहा है कि स्टेबल होता है?
पर क्या एग्जिस्ट नहीं करेगा? देखिए एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होता है, मतलब है, कुछ तो है, समझ रहे हो, Yes. है ना, मतलब कुछ देर के लिए बने भले ही। मैं आपको सिंपल बताता हूँ, डाई एजो साल्ट जो होते हैं, डायाजोनियम साल्ट बोलते हैं उसको, डाई एजो साल्ट, वो ना बहुत अनस्टेबल होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही वो स्टेबल होते हैं, उसके बाद में वो अनस्टेबल हो जाते हैं। तो हम उसको 0 से 5 पे रखते हैं और उस पे भी वो थोड़ी देर रखने के बाद अपने आप डिकम्पोज हो जाते हैं। वैसे अगर आप दुनिया की चीजें मानो तो कोई भी चीज स्टेबल तो है ही। आप कुछ भी स्टेबल वाली चीज बताओ, वो थोड़े सालों में अनस्टेबल हो जाएगी, किसी न किसी रिएक्शन कर लेगी। आपके जितने भी साल्ट हैं, दवाइयां हैं, सर उनपे हीरा एक्सपायरी डेट लिखी होती है। हीरा तो कभी भी स्टेबल नहीं है, आपने फिर पढ़ाई गलत है। हीरे के बारे में +1 में ही आ जाता है। सर +1 में शायद डायमंड, हीरा पढ़ा नहीं है सर। हाँ पढ़ा नहीं आपने, मैं समझ गया। डायमंड के बारे में सीधा सीधा आता है, डायमंड इज नॉट फॉर एवर। क्यों? डायमंड की जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है ना, सबसे बाहर, उस लेयर के ऊपर कार्बन होते हैं, जो नीचे से तो वैलेंसी पूरी उनकी, लेकिन ऊपर वाली वैलेंसी एक खाली है। 3 वैलेंसियां पूरी हैं, एक खाली वैलेंसी है, तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे वो कार्बन जो है वो ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन उस प्रोसेस में लगते हैं हजारों साल। मतलब आपके पास एक हीरा था, हजारों साल बाद आपके पर पोते के पास वो हीरा पहुंच गया और उसे लगा कि यार हीरा काला पड़ सर गया। समझ गए? सर आजकल का ग्रेफाइट तो मतलब बहुत ज्यादा अच्छा है कैसे? सर, जो ग्रेफाइट मतलब यूज करते हैं सर, कैसे जैसे कैसे? आपने बताया कि हीरा हीरा ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाता है। हम्म। लेकिन और सारे तो ये ग्रेफाइट, वाला जो सारे ग्रेफाइट नहीं, वो हीरे से नहीं मिलकर बने हुए हैं, ऐसा मत सोचो। कोयले से, कार्बन से हीरा बनता है और हीरा बाद में डिकम्पोज हो जाता है ग्रेफाइट में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारा हीरा एकदम से डिकम्पोज हो, सिर्फ एक ऊपर सर वाली ये लेयर। पी ब्लॉक वाले चैप्टर में था। हाँ, सिर्फ एक ऊपर वाली लेयर, सिर्फ एक ऊपर वाली लेयर, बिल्कुल हल्की सी लेयर होती है वो हजारों सालों में खत्म होती है। तो करोड़ों अरबों खरबों साल लग जाएंगे, हीरा खत्म नहीं होगा, इसलिए हीरे को कह देते हैं कि ये फॉरएवर है। और जब वो लेयर खराब हो जाती है थोड़ी सी हजारों साल बाद, तो उसको पॉलिश करवा लो, रीपॉलिश हो जाता है वो, तो नीचे वाली लेयर फिर से साफ आ जाती है। दैट इज क्लियर है भाई? तो हीरा फॉरएवर नहीं होता, कोई भी चीज यस फॉरएवर नहीं है, लेकिन क्योंकि लंबी ड्यूरेशन होती है इसलिए हम बोल देते हैं ये फॉरएवर है, लंबी ड्यूरेशन की वजह से। समझ गए? तो इसी तरह से एलीन, मैं नहीं कहता कि ये स्टेबल है, आई एम नॉट सेइंग कि ये स्टेबल है, पर मैं ये कह रहा हूं इसकी ड्यूरेशन कम होती है, इसलिए हम उसको अनस्टेबल बोल देते हैं। बट ये है बेटा, है। समझ गए? ड्यूरेशन कम ओके सर। है ना? तो कोई भी चीज स्टेबल है मतलब लंबी ड्यूरेशन, अनस्टेबल है मतलब कम ड्यूरेशन। अनस्टेबल का मतलब दूसरा मतलब भी तो है, इसका मतलब ये बन रही है और ये एग्जिस्ट तो करती है। अनस्टेबल है बट एग्जिस्ट करती है ना, बस में काफी है। यस, समझ गए? ओके सर। इसके मतलब में ही मीनिंग छुपा हुआ है। द ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ दिस स्ट्रक्चर, तो इस स्ट्रक्चर का ऑर्बिटल डायग्राम देखिए भाई, यहाँ पर ये पाई बॉन्ड वगैरह दिखा रखे हैं, तो इन्होंने देखो ये दोनों बिलो द प्लेन, ये दोनों अबव द प्लेन, तो दोनों का प्लेन ऑफ सिमेट्री तो सेम बन रहा है। अगर मैं इस प्लेन से, ए और बी प्लेन से इनको काटूंगा तो ए और बी हाफ हाफ कट जाएंगे। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। यस, group and align structure line the same plane में ला करते हैं, therefore it have a plane of symmetry, it will have a plane of symmetry, इसमें होती है plane। समझ में आ गया भाई? क्योंकि ये above below है, ये above below है, दोनों से। तो फिर मॉलिक्यूल लैक मोलिकुलर डिसिमेट्री, इसमें डिसिमेट्री लैक होगी, लैक का मतलब कमी होती है, मतलब लैक डिसिमेट्री नहीं होती। इट विल नॉट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो ये ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनाएगा, सीधी सी बात है, एंड ऑप्टिकल आइसोमर। बट द कंपाउंड विल एग्जिस्ट इन 2 ज्योमेट्रिकल डायस्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म, बट ये ना 2 ज्योमेट्रिकल डायस्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म्स बनाएगा, एग्जिस्ट, विल एग्जिस्ट। ये समझ में आ? वो कौन सी है भाई? इसमें सिस ट्रांस बन जाएगा। कैसे बनेगा सिस ट्रांस? तो यहाँ देखो ये दोनों एक साइड नहीं है, बिलो द प्लेन, अबव द प्लेन, तो बन रहा है ना, बात ही खत्म। तो एक तो बन गया दोनों यस एक सर। साइड, एक बन गया दोनों आर पार, बस बॉन्ड दूर हो गया। तो ओड में क्या बनता है? ज्योमेट्रिकल डाया स्टीरियो आइसोमर सिस ट्रांसफॉर्म बनती है, ये सिस है, ये ट्रांस है, और ये डाया स्टीरियो आइसोमर भी है। अब डाया स्टीरियोमर्स कैसे हैं भाई? ज्योमेट्रिकल डाया स्टीरियोमर्स है, ऑप्टिकल डाया स्टीरियो आइसोमर नहीं है, ज्योमेट्रिकल है, याद रख लेना। तो ज्योमेट्रिकल वाले मतलब नॉर्मल स्टीरियो, ज्योमेट्रिकल मतलब वही क्या बोलते हैं उसको, सिस ट्रांस वाला। क्लियर है? समझ में आ गया सबको? यस सर।
ठीक है, आगे देखिए Yes, sir. केस ऑफ स्पाइरीन्स। स्पाइरेन्स का केस क्या होता है? अभी स्पाइरेन क्या होते हैं सबसे पहले वो आपको पता होना चाहिए। सिमिलर केस विद एलीन्स इज ऑब्जर्व्ड इन स्पाइरेन। स्पाइरेन में भी ऐसा होता है, स्पाइरेन में ये 4 मेंबर वाली रिंग होती है और कुछ नहीं होता। विद इवन रिंग एंड डिफरेंट ग्रुप एट टर्मिनल कार्बन। तो स्पाइरेन जो है वो इवन रिंग में और डिफरेंट ग्रुप एट टर्मिनल कार्बन, अगर ऐसा है शो ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल एक्टिविटी और ऑप्टिकल आइसोमर दिखाएंगे तो देखिए ए बी बी वही कितनी रिंग्स हैं? इवन रिंग्स हैं, 1 2 इवन रिंग है। और ये इवन रिंग कैसे है ध्यान रख लेना, ये तो प्लेन में है ये चौरस डब्बा, और ये बिलो द प्लेन है, ये अबव द प्लेन है। मतलब चौरस डब्बे के ये जो कॉर्नर है ये एक दूसरे के सामने नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? ये कॉर्नर एक दूसरे के सामने नहीं है। यस बेटा, है ना? और यानी ये कॉर्नर एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, सीधी सी बात है। और ये ए बी जो है, अब ये भी ध्यान रखना फिर बनाते टाइम, जब ये ए और बी अबव बिलो बनाओगे तो इसके साथ वाला प्लेनर ही बनाना पड़ेगा, और उससे नेक्स्ट वाला फिर नॉन प्लेनर बनेगा, अबव बिलो बनेगा, और ये दोनों फिर से प्लेनर, यानी अबव बिलो प्लेनर, अबव बिलो प्लेनर, ऐसे बनाने पड़ेंगे। याद रख लेना कैसे भी, ये मत कर देना कि इसको अबव बिलो रख दिया और इसको भी फिर बिलो और अबव रख दिया और इनको प्लेन में कर दिया। अगर ऐसा करोगे तो ये डायग्राम ही गलत हो जाएगा, ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता डायग्राम। क्लियर है? तो ये दिखाएंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। एनेंशियोमर बनाएंगे भाई, ये डेफिनेटली इसकी मिरर इमेज एनेंशियोमर बनाएगी क्योंकि इनके प्लेन अलग अलग है ना? ये ए बी प्लेन है, ये ए बी, ये प्लेनर है ये दोनों, और ये अबव बिलो है। नेक्स्ट स्पाइरल विद ओड रिंग। तो इवन रिंग वाले ऑप्टिकल बनाते हैं, ओड रिंग वाले क्या बनाते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनाते हैं ओड रिंग वाले, क्योंकि इनके प्लेन देखो ये बिलो बिलो अबव अबव, है ना? सेम हो गया। ऊपर वाले केस से मैच जरूर कर लेना। ऊपर वाले केस में क्या था? ये चीज बिलो बिलो अबव अबव बिल्कुल सेम है। कहीं इस चक्कर में बोलो कि यार इसमें कुछ और होगा या उसमें कुछ और होगा, और ये देखो अबव बिलो है प्लेनर है, अबव बिलो है प्लेनर है, अबव बिलो है, ये हमेशा ऐसे चलते हैं अल्टरनेट में। याद रहेगा? ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाते हैं, बना के देख लेना, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। बहुत आसान चीज है स्पाइरेंस को, मैंने बोला था कल की, बस आसान सा ही काम रहेगा अपना। केस ऑफ साइक्लो एल्काइलिडीन। एल्काइलिडीन क्या होता है, किसी को पता है? एल्काइलिडीन होता है भी कार्बन, डबल बॉन्ड होगा। हाँ उसके साथ डबल बॉन्ड होगा। जिस मतलब ये अगर पहला कार्बन है इसके जस्ट साथ में डबल बॉन्ड हो, जिसको हम फर्स्ट कार्बन कहते हैं, तो उसको बोलते हैं एल्काइलिडीन। अब फर्स्ट कार्बन किसको नाम देंगे भाई? रिंग अगर प्रेफर्ड है, ये देखिए रिंग प्रेफरेंस है यहाँ पर, अगर इसका नाम लिखा जाए तो रिंग प्रेफरेंस है, तो रिंग के जस्ट साथ मतलब रिंग वाले कार्बन पर ही डबल बॉन्ड बना हुआ है। तो हम ये नहीं कह सकते ना 1 2, इसको आप 1 2 तो नहीं कह सकते 1 2, क्योंकि 2 तो फिर हम इसको नाम देंगे रिंग वाले 2 3 4, है ना? ये हो सकता है पांचवा कार्बन हो। तो 1 5 डबल बॉन्ड को कैसे क्रिएट करोगे? बंदा सोचेगा 1 और 5 में कैसे डबल बॉन्ड है, तो इसलिए इनका नाम एल्काइलिडीन लिख देते हैं। मतलब जो कार्बन मेन प्रेफर्ड है रिंग के अंदर, उसके ऊपर ही डबल बॉन्ड है लेकिन वो रिंग से बाहर है, अगर ऐसा हो तो एल्काइलिडीन नाम वर्ड यूज किया जाता है। तो यहाँ देखिए एल्काइलिडीन में ये भाई प्लेन में है, ये डबल बॉन्ड भी प्लेन में है, और ये सारे मोलिक्यूल सारे एटम प्लेन में, तो ये दोनों हो गए ए और बी की तरह प्लेन में, और ये वाले जो हैं ये अबव और बिलो द प्लेन हो गए। समझ गए? सेम वही बन गया, और यहाँ पर भी सेम वही बन गया। इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो दोनों एनेंशियोमेरिक पेयर बन जाएंगे। दैट्स इट। क्लियर है बेटा? साइक्लो एल्काइलिडीन से क्लियर है ना? सर वैसे हाँ बोलो बेटा। नॉर्मल एल्काइलिडीन का फॉर्मूला क्या है? नॉर्मल एल्काइलिडीन जैसे मान लो नॉर्मल में मैं अगर आपको बोलूं सिंपल किसी भी रिंग के साथ में लगा दो यार, ये लो पेंटागोनल रिंग है, पेंटागोनल रिंग के साथ यहाँ डबल बॉन्ड मिथाइल लगा दिया तो मिथाइलिडीन पेंटेन साइक्लोपेंटेन मिथाइलिडीन साइक्लोपेंटेन, दैट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड। ये अल्काइलिडीन रिंग्स में आता है? जरूरी नहीं है ये, मतलब जो कार्बन फर्स्ट कार्बन है ना उसी के साथ, मतलब अगर यार रिंग वाला कार्बन जनरली रिंग में आता है, तो दूसरा एग्जांपल अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है? लेकिन याद रखना कि जब आप नेमिंग करते हैं तो नेमिंग में जैसे इस कार्बन को 1 2 3 4 इस तरह से नेमिंग कर दी हमने, तो ये कार्बन तो इधर जा रहा है नेमिंग में, और फिर डबल बॉन्ड आ रहा है 5वें कार्बन पर, तो 1 और 5 के बीच में कैसे डबल बॉन्ड हो सकता है? कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 के बीच में हो सकता है अगर वो रिंग बना रहे हो, है ना? ऐसा हो सकता है कि रिंग में ऐसा कर रहे हो,
बट यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो ये कार्बन तो रिंग भी नहीं बना रहा, ये तो रिंग से बाहर है। तो जब ऐसी कोई नौबत आती है तो हम फिर उसको जो हमारी मेन चेन के साथ अटैच्ड है और डबल बॉन्डेड में डायरेक्ट अटैच्ड है तो हम उसको एल्काइलिडीन बोल देते हैं। जैसे ना, हाँ याद आ गया एक एग्जांपल, ये नॉर्मल चेन है, इसके साथ में यहाँ पर मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है, और इस तरह से एक और चेन लगा दी। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो हम इसको मिथ इथ प्रोपाइलिडीन बोलेंगे, इस ग्रुप को प्रोपाइलिडीन बोल देंगे, क्योंकि मेन चेन हमारी 1 2 3 4 5 6 ऐसे है। इसमें यहाँ कहीं डबल बॉन्ड या कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड कुछ ऐसा ग्रुप लगाना पड़ेगा अपने को ताकि इसको मेन चेन कह सकें। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब देखो सपन नीचे से जाएंगे तो 7 कार्बन हो जाएंगे ना। अरे बेटा ये तो जर्नल एग्जाम्पल लिखा है यार, भावनाओं को समझो ना। वो मैं काउंट करके नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। ये लो एक और इधर लगा देता हूँ, लो ये लो, इसको बड़ी चेन बना देते हैं अभी, ठीक है। 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ठीक है सर। समझ में आ गया। तो ये इस तरह से ये वाली चेन प्रेफर्ड होगी, ऑब्वियस इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, ठीक है। यहाँ पर भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो ऐसे कहीं भी, लास्ट में भी, आगे पीछे जहाँ भी। तो ये वाली जो चेन होगी इसको हम एल्काइलिडीन बोलेंगे, क्योंकि ये मेन चेन के साथ जो कार्बन उसके साथ सीधा डबल बॉन्ड वाला कार्बन आ रहा है, तो एल्काइलिडीन बन जाएगा ये। तो यहाँ एल्काइल दिया, ये प्रोपाइलिडीन बनेगा इसका नाम, ठीक है, जो भी आगे नाम होगा। क्लियर है? फिर भी अगर डाउट हो तो Yes, लास्ट ईयर मैंने ना क्या बोलते हैं उसको, नेमिंग वाले कुछ लेक्चर लिए थे। अगर आप लोग कहेंगे तो उनका यूट्यूब लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। वो लेक्चर देख लेना, उसमें सारी नेमिंग आई हुई है। स्पाइरोन्स की नेमिंग, इनकी नेम स्पाई रेंस की नेमिंग नहीं दी है, ठीक है बेटा, मैं सेंड कर दूंगा। इसकी नेमिंग नहीं करवाई क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। स्पाई रेंस की नेमिंग पहले आते थे, अब नहीं है, ठीक है। अब आगे देखते हैं बेटा, केस ऑफ ऑर्थो टेट्रा डाई सब्स्टिट्यूट, टेट्रा सब्स्टिट्यूट सॉरी, बाइफिनाइल, दो फिनाइल हैं, दो बेंजीन रिंग हैं, सीधी सी बात। इसका केस भी बहुत आता है भाई, ये भी एसिमेट्रिक कार्बन की तरह ही ऐसे एक्ट करते हैं। तो देखिए दो बेंजीन रिंग है, उसके साथ ए लगा है, बी लगा है। तो देखो क्या आपको लगता है कि ये ए और बी एक दूसरे के बिल्कुल सामने होंगे तो टक्कर मार देंगे एक दूसरे को, स्टेरिक हिंडनेस क्रिएट करेंगे। तो क्या होता है, ये वाली बेंजीन फ्लैट हो जाती है, ये वाली बेंजीन अबव और बिलो हो जाती है। समझ रहे हो? जैसे अब मैं आपको मेरे हैंड्स दिखाता हूँ, ये दोनों हैंड है आमने सामने, और यहाँ पर दो ग्रुप अंगूठों की तरह वो एक दूसरे को अड़ेंगे। तो हम क्या करें, इसको ऐसे कर दें। देखिए अब एक हाथ ऐसे हो गया, दिख रहा है सबको, ये हाथ ऐसे हो गया। बेंजीन भी एक ऐसे हो जाती, तो एक ग्रुप ऊपर चला गया, एक ग्रुप नीचे। देखिए मेरी एक फिंगर ऊपर और नीचे, और यहाँ पर भी मैंने दोनों फिंगर्स ऊपर नीचे मतलब साइड में कर रखी है, बट ये आपको दिख नहीं रही होंगी। इस हाथ वाली ऐसे, इस हाथ वाली भी फिंगर ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। यस, क्लियर है? तो अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो अभी इनकी स्टेबिलिटी बन जाएगी, है ना। तो यहाँ बेंजीन भी ऐसी हो जाती है। तो बिकम्स नॉन प्लेनर एट रूम टेम्परेचर इन ऑर्डर टू हैव मिनिमम इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन अमंग द सब्स्टिट्यूएंट। तो ये क्या होता है, नॉन प्लेनर बन जाता है, बिकम्स नॉन प्लेनर। ये अभी मैंने बताया कि नॉन प्लेनर कैसे होता है, एट रूम टेम्परेचर ही बन जाता है, ठीक है। इन ऑर्डर टू मिनिमम द इलेक्ट्रॉनिक, तो दिस इन दिस ओरिएंटेशन फिनाइल प्लेन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फिनाइल प्लेन जो होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। फिनाइल प्लेन जैसे अपने हाथ हैं वैसे होते हैं। फ्री रोटेशन कार्बन कार्बन, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, यस है ना। ये दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, तो दो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन कोई रिजिड तो होती नहीं, तो ये पूरा सर्कल में ऐसे घूम सकती है, पूरी बेंजीन घुमाते रहो इसको, है ना, ऐसे घूम सकती है पूरी की पूरी बेंजीन। तो इसलिए ये नॉन प्लेनर में बन जाती है। सिंगल बॉन्ड रेस्ट्रिक्टेड, तो यहाँ पर फ्री रोटेशन होती है और मॉलिक्यूल शो ऑप्टिकल। अब देखो फ्री रोटेशन हो सकती है, बट अब क्या होगा, क्योंकि ये दोनों स्टेरिक हिंडनेस करेंगे तो ये रोटेशन रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, अब बाद में नहीं घूमेगा ये ध्यान रखें, ड्यू टू डिससिमेट्री। तो ये ऑप्टिकली एक्टिविटी दिखाता है ड्यू टू मॉलिक्यूलर डिससिमेट्री। जो अंडरलाइन कर रहा हूँ वो चीज ध्यान कर लेना। तो यहाँ देखिए इन्होंने वो अच्छे से दिखा भी रखा है क्या होता है इसके बीच में, ठीक है। देखिए बेंजीन ये बिलो चला गया, अबव चला गया, है ना। ब्रोमीन अब सेम इसकी मिरर इमेज बना सकते हैं, दैट्स इट, एंड जोन्स। यस, क्लियर है? yes sir। हाँ भाई, अब एक चीज याद रखेगा, ऐसा मत सोचना कि देखने में बड़े आसान लग रहे हैं, भोले भाले स्ट्रक्चर है हमारे ये ऑर्गेनिक वाले, लेकिन बहुत खतरनाक होते हैं। जब तक बनाओ नहीं तब तक याद नहीं होंगे, बनाते ही याद हो जाएंगे। बड़ी अजीब बात है इनकी, है ना। तो ये ना वैसे हैं, जानवर के जैसे,
जानवर होते हैं ना, इंसान तो पैदाइशी गलत होते हैं, अच्छे नहीं होते इंसान, है ना, लेकिन ये जो है ना, ये जानवर जैसे हैं। जानवर से आप एक बार प्यार कीजिए, उसको अगर लगा कि आप उसको प्यार कर रहे हैं, उसके बाद आप उसका गला काट दो, वो कुछ नहीं करेगा, है ना। और इंसान, इंसान सारी उम्र प्यार कीजिए उससे, लेकिन एक बार अगर आप गलत बोल गए उससे, तो सारा प्यार एक साइड में और दुश्मन बन जाएगा। लेकिन ये ऐसे नहीं है। तो जब तक, सिंपल सी बात है ना, तो यानी एक बार प्यार से बोलने पर जानवरों के जैसे होते हैं ये, तो हमेशा सारी उम्र साथ देंगे, ठीक है। तो लाइक दैट, ये एनंशियोमर यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी ही है। एक बार बना के देख लो, सारी उम्र याद रह जाती है। एक बार हाथ से बना के देखना है, जब भी याद करो हाथ से बना के देखो, इनकी आदत है, उसके बाद ये कभी नहीं भूल सकते आप। और अगर नहीं बनाया एक बार भी, तो कितना ही याद कर लो, भूल ही जाओगे। एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, याद रख लेना। ऐसा मत समझना कि आप अगर अपने आप को इंटेलिजेंट समझ रहे हैं, तो देयर आर लॉट्स ऑफ इंटेलिजेंट गाइज इन द इंडिया ओनली, यूनिवर्स में, अपने पूरे अर्थ पे तो बहुत हैं। और हर साल आप अपनी क्लास के टॉपर हो सकते हो, मैं भी मेरी क्लास का टॉपर था। हर साल हर क्लास में एक टॉपर अगर आप ले रहे हो, तो देखिए दिल्ली में कितने स्कूल्स हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट मिला के, उनमें हजारों स्कूल्स मिल जाएंगे, हजारों स्कूल्स में 1000 टॉपर तो सिर्फ दिल्ली में होगी। पूरे इंडिया में टॉपर्स काउंट करोगे सर तो सिर्फ सरकारी स्कूल ही 1150 है दिल्ली में, प्राइवेट तो भी नहीं। बिल्कुल, वो तो मैं जस्ट गैस मार रहा था, ठीक है। फिर 1150 टॉपर तो वही हो गए है ना। उसके अलावा प्राइवेट स्कूल अगर काउंट करते हो, 1000-2000 वो मिल जाएंगे। तो 2-3 हजार, तो 3000 एक बच्चा, अगर आप एक बच्चे को टॉपर मान रहे हो। अब एक बच्चे के साथ, टॉपर के साथ सेकंड थर्ड वाले बच्चे भी होते हैं, मतलब हर क्लास में 4-5 बच्चे होते हैं जो फुल इंटेलिजेंट होते हैं। तो अगर सरकारी स्कूल की भी बात करते हो, तो 5000 से 7000 बच्चे तो सिर्फ आपको सरकारी स्कूलों के स्कूल उससे मिल जाएंगे। फिर प्राइवेट स्कूलों को मिलाते तो मतलब दिल्ली में 15-20 हजार टॉपर है अपनी क्लास के, 15-20 हजार, उनसे कंपटीशन है आपका। तो लिख कर नहीं देखोगे तो सोच लेना उनमें से कोई एक टॉपर लिख रहा होगा, तो यस उसकी सर। प्रैक्टिस आपसे बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी। और ऑर्गेनिक तो है ही ऐसी, एक बार प्यार करती है, कभी नहीं भूलोगी। और अगर आपने इसको हमेशा ठुकराए रखा, जानवर को हमेशा लठ दिखाते रहते हैं ना, डंडा मारते रहते, तो वो सामने से सींग मारेगा, ये सींग मारती है, गाय की इतना तरह। इतना डरा देगी आपको ऑर्गेनिक, कि जिंदगी में इसके नाम से डर लगेगा। याद रख लेना, इसलिए बोल रहा हूँ, ये भोले भाले स्ट्रक्चर हैं, देखने में बहुत प्यारे लगते हैं, लगता है याद होगा, इसमें क्या है। अभी स्क्रीन ऑफ करके अभी वही स्ट्रक्चर सेम बनाने की कोशिश करो, नहीं बनेगा पहली बार ऐसा होता है, ठीक है। हमने बहुत बार बनाया, इसलिए मुझे तो आएगा, लेकिन आप लोगों को नहीं आएगा, समझ रहे हो बेटा, क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो। कंपाउंड हैविंग द कायरल सेंटर अदर देन कार्बन, कार्बन के अलावा कोई दूसरा कायरल सेंटर हो, तो बहुत आसान सी चीज है। तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन जब भी चार बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज रहता है, क्योंकि वो अपना लोन पेयर डोनेट करता है, ठीक है भाई। तो ये CH3, C2H5 और C3H7, 3 ग्रुप अलग हो गए, चौथा भी अलग हो गया, टेट्रा। सर सर आइसोमर दिखाता है, लेकिन कार्बन लंबी चेन भी दिखाता है, इसलिए वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का मॉलिक्यूल है। सल्फर, सल्फर में एक लोन पेयर होता है भाई, अगर सर वो, वापस बोलना, आपकी आवाज चली गई थी बीच में। हाँ ठीक है, देखो बेटा, सिलिकॉन जो वो 4 बॉन्ड बनाता है, सेम टू सेम कार्बन के जैसा, ठीक है। तो वो 4 बॉन्ड बनाएगा, नो डाउट टू इट। तो वो चारों बॉन्ड क्या होंगे, सिलिकॉन के कार्बन के जैसे हैं, बड़ा भाई है कार्बन का। हालांकि कार्बन लंबी चेन बनाता है, सिलिकॉन उतनी लंबी चेन नहीं बनाता, लेकिन हाँ 4 मॉलिक्यूल वाली तो ऑप्टिकल आइसोमर तो दिखाएगा देगा। फास्फोरस जब 5 बनाता है, 5 बॉन्ड, तो एक बॉन्ड डबल बॉन्डेड होता है, तो सिंगल बॉन्ड की तरह काउंट होता है, क्योंकि वो एक ही एटम जुड़ा ना उससे। तो 4 अलग अलग एटम हो गए, ये भी कार्बन जैसा सा टेट्राहेड्रल टाइप में बन गया, ठीक है। फिर सल्फर, अब ये कैसे, जर्मेनियम, जर्मेनियम भी सिलिकॉन के नीचे आता है, सेम हो गया। अब बात करते हैं सिर्फ सल्फर की, ये थोड़ा अलग है। जैसे नाइट्रोजन है वो 4 बॉन्ड बनाता है, तो पॉजिटिव चार्ज होता है, सल्फर 3 बना रहा है, फिर क्या कहानी दिखा रहा है। ऑक्सीजन के नीचे होता है सल्फर, ठीक है भाई। और सल्फर ऑक्सीजन की तरह, जैसे मान लीजिए 2 लोन पेयर दिखाएगा। अगर मैं H2S की बात करूं, लोन जैसे पेयर को यूज किया मतलब बॉन्ड। जैसे आपका वाटर होता है, ऑक्सीजन के 2 H वो होते हैं,
लोन पेयर और 2 हाइड्रोजन होते हैं। तो सेम सल्फर ऑक्सीजन के नीचे आता है। ठीक है भाई, समझ में आ गया ये स्ट्रक्चर? यस सर। ठीक है, अब देखिए होगा क्या। अब होगा क्या यहाँ पर, अगर मैं इसका एक लोन पेयर H पॉजिटिव आयन को डोनेट करवा दूं तो चलो मैं इसको रब नहीं करता यहाँ से, यहाँ पर इसका दूसरा भाई बनाते हैं। ठीक है, अगर एक लोन पेयर में ये सल्फर, ये सेम टू सेम कोई H पॉजिटिव आयन आता है, कोई H पॉजिटिव आयन आए और सल्फर उसको अपना लोन पेयर डोनेट कर दे, तो सल्फर पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यस, क्लियर है? यस सर। तो इस तरह से सल्फर पर clear। पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा और ये ऐसा मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो ये देखिए टेट्राहेड्रली ज्योमेट्री टाइप में ही दिखाया, क्योंकि लोन पेयर है। लोन पेयर वैसे ज्योमेट्री में काउंट होता है, स्ट्रक्चर में नहीं होता, लेकिन वही ज्योमेट्री में काउंट होता है, तो ये टेट्राहेड्रली दिखाएगा। ऑप्टिकली तो ये दिखाएगा ही दिखाएगा, चारों चीजें अलग होगी। अब वैसे इसमें अलग नहीं है, इसमें 2 हाइड्रोजन है ना सारी। ठीक है, ये तो आपको डेमो दिया है। तो इस तरह से अगर सारे ग्रुप अलग लगा दें, 3 ग्रुप अलग लगा दिए, एक लोन पेयर हो गया, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आया? आई वांट टू सी यू। गॉट इट गाइस? यस, हाँ भाई, सब सो यस गए सर, क्या? गॉट इट। Yes, ओके, sir. ठीक है, आगे देखते हैं। बस Yes, खत्म sir. करने वाले हैं इसको, आज जल्दी से खत्म करेंगे। थोड़ा चिल कीजिए भाई, है ना? कई दिन से स्टीरियो दिमाग घुमा रही होगी, खा रही होगी दिमाग, है ना? चलिए आगे आता है एसिमेट्रिक नाइट्रोजन। अब एसिमेट्रिक, यहाँ पर नाइट्रोजन को सीधा एसिमेट्रिक बोल दिया, डिससिमेट्रिक नहीं कह रहा, एसिमेट्रिक। किसी भी तरह से वो उसको 2 हिस्सों में नहीं टूटा जा सकता। अमाइन इन्वर्जन भी बोलते हैं उसको, अमाइन इन्वर्जन भी आएगा आगे, सॉरी बोलते नहीं है। तो देखिए यहाँ क्या होता है, अगर नाइट्रोजन के साथ में, नाइट्रोजन के पास में ये वाला ना, ये वाला बॉन्ड भूल जाओ, ये बॉन्ड नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, यहाँ पर मैं इसको रब कर रहा हूँ। ये क्या है पता है? तो बताएगा भी ये क्या है, ये छोटा सा जो ऑर्बिटल दिखा क्या रहा है, जिसको मैं रब कर रहा हूँ सर? ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। नहीं, गलत, गलत जवाब। और कोई बताना चाहता है क्या कोई और जो बताना चाहे? मैं रब कर रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। पीडीएफ में हो सकता है एक ब्लैक दिखाई दे, ना, इसका भी कोई भरोसा नहीं है। चलो पीडीएफ बना के देख लेंगे, बाद में फिर से देख लेंगे, कोई चक्कर नहीं। ठीक है, तो देखिए ये एक्चुअल में क्या होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, आपको पता है ना, उसका एक छोटा लोब भी होता है, एक बड़ा लोब, एक छोटा लोब। ये छोटा लोब दिखा रखा था, क्लियर है? इसके साथ यहाँ पर ये छोटा लोब दिखा रखा था ऐसे करके, ठीक है, तो उसकी हमें जरूरत नहीं है। तो देखिए नाइट्रोजन जो है वो 3 तो बॉन्ड अलग अलग बनाते हैं, एक लोन पेयर है, तो टोटल 4 हो गए भी। इस तरह से नाइट्रोजन क्या दिखाता है, सिमेट्री, वो एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, टेट्राहेड्रल बॉन्ड की तरह। ठीक है, तो अब होता क्या है, मिरर प्लेन में अगर मैंने इसके 2 मॉलिक्यूल बना दिए मिरर प्लेन से, ये यहाँ है, ये यहाँ है, तो सेम टू सेम ये क्या हो गए, आइसोमर्स हो गए, इंटर कन्वर्टिबल। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये इसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, ये इसमें कन्वर्ट हो जा रहा है। कैसे? ये लोन पेयर जो है ना, अब बताता हूं, इसमें इन्होंने बड़ा शॉर्ट में बता दिया इसको। नाइट्रोजन लोन पेयर, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पर मान लीजिए क्लोरीन लगा है, यहाँ पर मान लीजिए ब्रोमीन लगा है। यस, क्लियर है बेटा सबको? यस सर। अब देखिए, तो ये ऑप्टिकल आइसोमर दिखाएगा, बिल्कुल दिखाएगा। ठीक है, ये वाला नहीं दिखा रहा, बट ये कहता नहीं दिखाएगा, क्यों? अब उसका रीजन सुनिए। तो अगर मैं इसी नाइट्रोजन को ऐसे बनाऊं, अब देखिए ये नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन का एन आप ये मत देखना कि सर एन भी उल्टा बनाओ, ये एटम गोल होता है, ठीक है, ये एन नहीं होता, ये एटम गोल होता है, याद रख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए भाई, ये नीचे की तरफ है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका मुझे भाई बनाना पड़ेगा, कैसे बनाऊं इसको? चलो भावनाओं को समझ लेना आप लोग, ठीक है। एच, यस सर। ठीक, क्योंकि मैं इसमें, हाँ, अब वो बिलो तो बना ही नहीं, आप बना सकता हूँ यार, कुछ भी बना सकते हैं आप, कोई चक्कर ही नहीं है। ठीक है, ये आ जाएगा बी आर, ठीक है, और ये आ जाएगा सी एल। यस, क्लियर हुआ ये? तो ये क्या हुआ पता है, यस सर। ये फ्लिप हो गया, फ्लिप, ये फ्लिप हो जाता है। हालांकि ऑप्टिकल आइसोमर दिखा सकता था ना, बट ये क्या होता है, फ्लिप हो गया, ये फ्लिप हो रहा है भाई, फ्लिप, ये मॉलिक्यूल फ्लिप हो जाता है। ठीक, अपने आप पलट गया, कॉन्फ़िगरेशन पलट गया, जैसे छतरी नहीं होती, छतरी उल्टी हो जाती है। यस,
देखी sir. होगी, बरसात में छतरी उल्टी है, छाता पलट गया भाई साहब का, और इसकी वजह से छाता पलटने से कॉन्फ़िगरेशन पलट गई। कैसे? ये अगर लेफ्ट जूता था तो राइट जूता बन गया। याद है आप सभी को? अगर आपका दस्ताना, जो क्या बोलते हैं उसको, दस्ताना, ग्लव्स, The gloves. डॉक्टर वाले ग्लव्स, अगर आप उसको उल्टा कर दें, उल्टा, तो राइट वाला लेफ्ट में डाल सकते हैं। याद है? किसी ने Yes, करा sir. जरूर होगा, अगर ग्लव्स देखा है तो जरूर करा होगा। उल्टा कर देंगे तो डाल सकते हैं, लेकिन सीधा सीधा तो लेफ्ट वाला लेफ्ट में डलेगा, राइट वाला राइट में। यहां पर मैंने इसको जस्ट पलट दिया तो कॉन्फ़िगरेशन पलट जाएगी, है ना? यस सर, पर वो Yes, अंगूठे sir. में छोटी उंगली का आएगा। नहीं आएगा बेटा, यही तो बता रहा हूं। पलट के देखो, पूरा पलट दो, जैसे हम उल्टा कर देते हैं, अंगूठे में छोटा नहीं आएगा, यही तो बता रहा हूं। राइट वाला लेफ्ट का बन जाएगा। आपने करके नहीं देखा फिर कभी? मेरे पास अभी ग्लव्स है क्या? ग्लव्स दिखाऊं क्या आप लोगों को? दिखाऊं? चलिए दिखाते हैं, है ना, मन का वहम मिटाते हैं। मेरा जो वो है ना, उसको ना पिन कर लीजिए, मैंने वैसे पिन कर दिया मेरी स्क्रीन को, ठीक है। और इसका मैं बैकग्राउंड हटा देता हूँ, और फिर 1 मिनट दीजिए, मेरे को लेके आना पड़ेगा ग्लव्स, ठीक है। उससे पहले इसका बैकग्राउंड हटाते हैं, फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि एक्चुअल में सच में ऐसा होता है कि नहीं होता, ठीक है। अभी वेट अ मोमेंट। यस गाइस, अब देखिए भाई, आप लोगों को ग्लव्स दिखाई दे रहा है? Yes, sir. ठीक है, तो ये कौन से हाथ का है, जरा ये मैं देख लूं एक बार, है ना, किस तरफ से डलेगा ये, लेफ्ट का कि राइट का? ये किसी में भी डल सकता है, ये ग्लव्स ऐसे हैं क्या, किसी में भी डल सकते हैं? देखता हूँ, कहीं मेरे पास ग्लव्स ही ऐसे हैं जो किसी में भी डल सकते हैं। लेट मी चेक दिस। भाई ये तो ग्लव्स ही गलत है मेरे पास, ये तो दोनों तरफ से एक जैसे ही है, कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। मुझे लग रहा कहीं है से भी कि डाल। ऑपरेशन फेल हो गया, है ना, जो करना चाहते थे वो होगा ही नहीं। खैर, इसमें होता क्या वो बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं ग्लव्स पहन लेता हूँ, ठीक है, इसको मैंने ऐसे पहना, जो सही वाले ग्लव्स होते हैं जो एक ही साइड से, जिनका अंगूठा ना बीच में होता है, सेंटर में, वो बीच मतलब यूं नहीं होता कि दोनों तरफ से। देखिए ये जो अंगूठा है ना, ये बिल्कुल इस यहाँ पर होता है उन ग्लव्स का, यहाँ पर, समझ रहे हो मेरी बात? यस, बजाय कि ये बिल्कुल अगर यहाँ हो तो ये तो दूसरी तरफ भी मुड़ सकता था, अगर मैं इधर से डाल लूंगा तो इधर से मुड़ जाएगा। समझ में आया ये समझ? अब देखो इसको करना क्या है, इसको जस्ट ऐसे ऐसे पलट दो, देखो जस्ट ऐसे, बिल्कुल पलट दिया, ये फिंगर्स भी बिल्कुल पलट दी, तो ये वाला हैंड जो है ये दूसरी तरफ वाले हैंड में आराम से डल जाएगा, अगर आपका ग्लव सही में वैसा वाला ग्लव्स है। यस, समझ में आ गया बेटा? जी सर। Yes, ये sir. मेरे पास तो ग्लव्स, ये चीप लेवल के ग्लव्स हैं यार, ठीक है, लैब में काम करने के काम आते हैं, वैसे सस्ते हैं है ना, तो केमिकल्स को कई बार उठाना पड़ता है ना, वो खतरनाक वाले केमिकल्स, उसके लिए काम आते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कुछ कुछ, तो मेरी भावनाएं समझ में आ गई ना? सर ग्लव्स भी यूज करने पड़ते हैं? Sir. बेटा मैंने बताया ना कि लैब में बड़े खतरनाक लेवल के केमिकल्स होते हैं। सर कल एक्सपेरिमेंट में थोड़े गिर गए थे। मैं एक चीज बता देता हूँ और याद रखिएगा कि वो काफी जलन भी होने मेरा लग भी गई थी सर, केमिकल, उससे। सर आज भी हमारा प्रैक्टिकल हुआ था। चलो अच्छी बात है, लेकिन कार्सिनोजेनिक होते हैं केमिकल्स, लिवर कैंसर फैलाते हैं। CHCl4 और CHCl3, सॉरी, CH2Cl2, CHCl3 और CH2Cl2 और CH3Cl, ये सब के सब कार्सिनोजेनिक है। उसके अलावा ब्रोमीन वाटर कार्सिनोजेनिक है, उसके अलावा
पोटेशियम नहीं सर, डाइक्रोमेट। हाथ पे तो एसिड ही गिर गया था थोड़ा सा। एसिड से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हल्का फुल्का तो, लेकिन आंखों पर नहीं होना चाहिए, याद रखना। आंखों पर हमेशा गोगल लगा के जाइए, हमेशा, ठीक है। मैंने शायद आपको एक इंसिडेंट गिनवाया था कि एक गुड़िया थी एमएससी की, और उसके आंख में 10 फीट दूर खड़ी थी मुझसे, यस सर। आंख में सीधा एसिड गया, सीधा H2SO4 सर कैसे गिर गया? स्प्लैश करके। टेस्ट ट्यूब थी, एक्चुअल में छुट्टी होने वाली थी, ठीक है। तो सर आपने जल्दीबाजी में किया था, आपने बताया था। हाँ, यूनिवर्सिटी में छुट्टी हो रही थी, जल्दबाजी तो क्या, मैंने फटाफट सारी चीजें मिक्स करी और फिर फटाक से H2SO4 मिक्स कर दिया। और हमेशा टेस्ट ट्यूब का माउथ अपनी तरफ नहीं करना चाहिए, सामने दीवार की तरफ करना चाहिए जहां आप खड़े हैं। अब मैं सब बच्चों को दिखा रहा था और मैं बच्चों को दूर रखता होता हूँ कि मुझसे दूर खड़े होना है, तो गुड़िया मुझसे 10 फीट दूर खड़ी थी कम से कम। तो मैंने जैसे उसको डाला वैसे ही फटक से एकदम से कुछ पानी का ड्रॉप सा निकला और सीधा उसकी आंख में क्या निशाना था। सर यस सर, व्हाइट व्हाइट सर, वाले पे बच नहीं गई गया, थी काले फिर? वाले पे। बच गई काले थी। वाले पे नहीं गया, व्हाइट वाले पे गया था। व्हाइट वाले से पे लगा था, उसको जलन हुई, आधा घंटा तो मैं उसकी आंख धुलवाता रहा। मैं इवन ये सोच रहा था चलो छुट्टी हो चुकी है, बच्चों को जल्दी घर जाने देंगे, फिर मैंने सबको रोक लिया, मैंने कहा पूरी लैब यहीं पे रुकेगी, कोई नहीं जाएगा। सबके सांस सूख गए भाई, मेरे को भी डर लगा, मैं किसकी आंख गई तो उसके मम्मी पापा तो मेरे को टांग देंगे, कहेंगे आजा भाई तू कैसा टीचर है बे, है ना। यस सर। तो फिर उसके बाद से मैंने फिर सभी लैब्स में ना जब भी जाता था मैं सीधा बोलता था, किसी ने अगर गोगल्स नहीं डाल रखे हैं, आंखों पर चश्मा नहीं है, ठीक है, वो लैब वाले आते एंट्री हैं नहीं है उसकी। तो वो अंदर नहीं आ सकता, सीधी बात। चाहे को बुरा माने अच्छा माने, भाड़ में जाए। वरना मैं सीधा बोलता था अपने मम्मी पापा से लिखवा लाओ कि हमारी आंख कान नाक फूट गई तो हम जिम्मेदार हैं, अगर हम मर गए तो भी हम जिम्मेदार हैं केमिस्ट्री लैब में। टीचर बिल्कुल भी किसी भी तरह से कोई जिम्मेदारी नहीं रखता। है ना, क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि ये हमें गलत कह रहे हैं, हमें लैब नहीं करने दे रहे सर, है ना। तो खर्चा कराएंगे। खर्चा तो कोई दिक्कत नहीं, मेरा कौन सा जेब से लगता है बेटा, वो तो आप कॉलेज की फीस देते हो तो कॉलेज भरेगा ना उसको, किसका जेब से लग रहा है, आप लोग पे करते हो, खर्चा तो तभी कर रहे हो ना, उससे ज्यादा ही पे करते हो आप खर्चे से, तो याद रख लेना। खैर आगे देखिए, तो ये फ्लिप का समझ में आ गया, ये पलट जाता है और बिल्कुल दस्ताने की तरह पलट जाता है। अपना दस्ताना भी फेल हो गया, खैर ये वैसा दस्ताना नहीं है अपने पास, लेकिन वैसा कुछ हो जाता है। यस, क्लियर है बेटा सबको? यस सर। तो ये रूम टेम्परेचर पर ही पलट जाता है, तो इंटर कन्वर्टिबल है और नॉन रिजोल्वेबल है, तो ये रिजोल्व नहीं हो सकता। मतलब ये दोनों मॉलिक्यूल एक ही टाइम पे एग्जिस्ट करते हैं, आप ये नहीं कह सकते कि ये लेफ्ट वाला दस्ताना है राइट वाला है और दोनों अलग अलग है, नहीं, एक ही मॉलिक्यूल है ये, और कभी इधर बन जाता है कभी उधर, लेफ्ट राइट इधर उधर डोलता रहता है। यस, क्लियर है बेटा? इंटर कन्वर्टिबल एनेंशियोमर आर आल्सो नोट, ये ध्यान देना भाई, इंटर कन्वर्टिबल एनेंशियोमर। वैसे तो ये एनेंशियोमर है, लाइट डाली तो उनको बदलते ही जाएंगे ना। अरे घंटा बदलेगी, सोचो जरा, रेसनिक मिक्सचर हो जाएगा ये, सीधी जाएगी। यस, कभी ये कभी वो, अब आ गया, है ना, आ गया बस। तो देखो हालांकि ये एनेंशियोमर इसको बोल रहा, मैं तो इसको एनेंशियोमर मानता ही नहीं, है ना। आल्सो नोन एज इनवर्टोमर्स नॉन रिजोल्वेबल। इनवर्टोमर समझ में आ गया भाई क्या होते हैं इनवर्टोमर? ठीक है, यस सर, कन्वर्टेबल। अब आगे देखिए, नोट नाइट्रोजन साल्ट एंड साइक्लिक एमाइंस विल नॉट अंडरगो एमाइन इन्वर्जन। नाइट्रोजन साल्ट ऐसा नहीं करते, क्यों? साल्ट क्या करता है, नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहां जुड़ गया इसका लोन पेयर, ले गया हाइड्रोजन, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर रहा ही नहीं, क्या हो गया, टेट्राहेड्रल बन गया, परफेक्ट एनेंशियोमर दिखाएगा ना, जैसा कि ऊपर पढ़ा हमने, ये रहा। ये पॉजिटिव आयन बन रहा है ना, तो इसके साथ कोई नेगेटिव आयन भी चिपक जाएगा, बन गया साल्ट। बस, अगर पॉजिटिव आयन है तो नेगेटिव आयन पक्का मिलेगा, क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल न्यूट्रल नहीं होता, न्यूट्रल ही होता है। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज अकेला अकेला पूरा मॉलिक्यूल का सैंपल कभी नहीं मिलेगा यूनिवर्स में। गेटिंग मी? यस। हमर पूछ रहा सर आप कौन से कॉलेज में? मैंने कई कॉलेजों में, गवर्नमेंट कॉलेज में भी पढ़ाया है, प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर भी पढ़ाया है, ठीक है, 3-4 अलग अलग कॉलेजेस के अंदर में पढ़ाया। सर आपने यूजीसी अभी आप कौन सी क्लास में पढ़ा, अभी कौन से कॉलेज में पढ़ा रहे हैं? अभी मैं अवंती कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, अवंती वालों को पढ़ा रहा हूँ। अभी मैं किसी कॉलेज में हूँ बेटा, ऐसे 2-2 जॉब थोड़ा करनी है। अभी मेरे को एक पीएचडी चल रही है, ऊपर से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, पागल थोड़ा हो जाऊंगा मैं, इंसान हूँ, ठीक है। सर आपने यूजीसी नेट दिया था? CSIR नेट क्वालिफाइड है, CSIR, ठीक है। सर बेटा जो नेट होता है ना, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, वो आर्ट्स वालों की टेस्ट लेती है। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR,
वो वाला नेट लेती है साइंस वालों का, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, ये जो ब्रांचेस और बायोलॉजी, इनका CSIR कंडक्ट करवाती है नेट का एग्जाम, ठीक है। हमने कर रखा है, हमारे बच्चों ने भी कर रखा है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके भी पास है। और बताइए एनीथिंग एल्स, कुछ और पूछना है? नो सर। ठीक है नहीं सर। चलो, मैंने तैयारी भी करवा रखी है नेट की बच्चों को, ठीक है, हमारे बच्चों ने नेक्स्ट क्वालिफाई भी किया है, तो डेफिनेट है। तो काफी, तभी मैंने आपको शायद शुरू में बोला था कि चिंता मत कीजिए, जहां तक जाना चाहते हैं, जहां तक पढ़ना चाहते हैं पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। आप जितना डीप जाना चाहते हैं हम जाएंगे, है ना। हो सकता है मेरी कुछ लिमिटेशन हो, मुझे कुछ ना आता हो, तो मैं अगले दिन जरूर बता दूंगा, क्योंकि मैंने पढ़ सारा रखा है, इतने भी कुछ ध्यान से ना रहा हो, है ना, तो मे बी। चलो तो आगे बढ़ते हैं बेटा। नाइट्रोजन साल्ट एंड साइक्लिक अमाइन, देखो साइक्लिक अमाइन, अगर ये साइक्लिक हो गया तो फिर ऑब्वियस सी बात है भाई, फिर तो ये अंडरगो अमाइन इन्वर्जन में नहीं जाएगा, है ना, तो नोट भी याद रखिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्टीरियोमर्स, तो ये लास्ट टॉपिक ऑफ द लेसन है। स्टीरियो सेंटर क्या होता है, ये पता है ना सबको, स्टीरियो सेंटर, वो कायरल सेंटर को स्टीरियो सेंटर, स्टीरियो सेंटर इज डिफाइंड एज द एटम बॉन्ड bearing group such nature that an interchange of any two groups will produce stereoisomer। हाँ, स्टीरियो सेंटर अलग चीज है भाई, ये याद रखिए। स्टीरियो सेंटर क्या होता है, स्टीरियो सेंटर और कायरल सेंटर में एक डिफरेंस होता है। स्टीरियो सेंटर कोई एटम, डिफाइंड एज द एटम और बॉन्ड बियरिंग ग्रुप्स, एटम हो सकता है कोई, या केमिकल बॉन्ड होता है जो ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ, किसी ग्रुप, यानी एटम या ग्रुप हो सकता है ऑफ सच नेचर, और उसका नेचर कैसा होता है, दैट एन इंटरचेंज ऑफ एनी टू ग्रुप, दो ग्रुप्स को इंटरचेंज कर देते हो तो स्टीरियोआइसोमर बन जाता है, विल प्रोड्यूस ए स्टीरियोआइसोमर, उसको हम बोलते हैं स्टीरियो सेंटर। समझ में आया भाई? यस यस। एक चलिए और बार बता दो इस चीज को। देखो क्या होता है, नीचे एग्जांपल से ज्यादा बेटर समझ में आएगा बेटा, नीचे वाला एग्जांपल पढ़ते हैं फिर बताता हूँ। तो देखिए, नोट, सूडो कायरल सेंटर इज एन एटम विच इज अटैच्ड टू टू कंसिस्ट्यूशनली लाइक कायरल ग्रुप्स, जो सेम कायरल ग्रुप होते हैं उनके साथ में अटैच होता है कोई एटम, एंड टू अदर डिस्टिंक्ट एटम या ग्रुप्स के साथ में। जैसे यहां पर इन्होंने सूडो कायरल C3 को बता रखा है, सूडो कायरल, सूडो कायरल सेंटर, नकली कायरल सेंटर। अब ये नकली कैसे है भाई, एक दो ऊपर जो जुड़ा हुआ है और नीचे जो जुड़ा हुआ है वो सेम ग्रुप है, यस और नॉट, ये समझ में आ रहा है? तो इसको सूडो कायरल सेंटर बोलेंगे, क्योंकि ये हालांकि हमें लगता है कि इससे एनेंटियोमर बन जाना चाहिए, बट ये सूडो कायरल सेंटर हो जाएगा, C3 सूडो कायरल सेंटर, ठीक है, ये है भाई सूडो कायरल सेंटर। और ये क्या था, रिबेरिक एसिड था, और इससे जाइलेरिक एसिड बन गया, ठीक है, जस्ट तीसरे कार्बन को इन्होंने घुमा दिया, तो इस एटम को घुमाने से सूडो कायरल सेंटर बन गया। तो सूडो कायरल सेंटर अलग चीज है, ठीक है, सूडो कायरल का मतलब एक एटम या ग्रुप को घुमाने पर वो कायरल नहीं बना, वो सूडो कायरल दिखाई देता है, इट प्रिटेंड टू बी कायरल बट इट्स नॉट ए कायरल सेंटर, कायरल कार्बन, ठीक है। अब स्टीरियो सेंटर क्या होता है, जब इसको पलटने पर, अब यहां ध्यान देना बेटा, जब इसको पलटने पर ये एनेंशियोमर बन जाए, सीधी सी बात, ये कायरल सेंटर बन जाए, तो क्या हो जाएगा, मतलब कैसे, यहां मैं CH3 लगा दूं, लो बात खत्म, CH3। अब देखो पलट दिया, अब ये नीचे वाला और ऊपर वाला ग्रुप क्या है, कायरल, यस है ना, बस फिर तो ये कुछ इस तरह से होगा, और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं बनेगी, तो इस तरह से अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं स्टीरियो सेंटर। क्लियर है स्टीरियो सेंटर? ओके सर। अब देखिए यहां पर, तो देखिए नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स आइदर ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल और बोथ, ये सबका हिसाब किताब है भाई इस टेबल के अंदर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ये ध्यान रख लेना, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं, आइदर ज्योमेट्रिकल हो या ऑप्टिकल हो या बोथ हो, कैन बी फाउंड बाय द कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर। तो आपको सिर्फ स्टीरियो सेंटर निकालने की, उस कार्बन को हटाने पर वो एनेंशियोमर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बस सीधी सी बात है। कंपाउंड विद डिसिमिलर एंड, 2 की पावर n कर दो, डिसिमिलर एंड यानी कि ऊपर और नीचे वाले, ये ऐसे यहाँ पर CH3, यहाँ COOH है, बीच में HOH है, HOH है, कितने भी हैं, तो डिसिमिलर एंड हो 2 की पावर n। यहाँ n क्या है, नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर, जितने स्टीरियो सेंटर्स हैं, मतलब जितने वो वाले कार्बन हैं जो जिनके आसपास वाले एटम घुमाने से वो एनेंशियोमर बन जाएगा। यस, क्लियर है? ठीक है सर। ठीक है, तो n वो है भाई स्टीरियो सेंटर, तो डिसिमिलर हो तो 2 की पावर n,
एन स्क्वायर एक रूल होता है, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल काउंट करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Yes, sir. 2n स्क्वायर है ना। सर लेकिन वो यूज Pinch. मतलब तो ये कुछ कुछ ऐसे ही है, 2 की पावर n, वो यूज नहीं होता मानता हूं, ये 2 की पावर n है, वहां से इसको रिजेंबल कर सकते हैं याद करने के लिए। कंपाउंड विद सिमिलर एंड, तो ये डिसिमिलर एंड के लिए 2 की पावर, एंड सिमिलर एंड्स एंड इवन, ये याद रखना बहुत जरूरी है। सर मतलब उनके एंड पे अलग अलग ग्रुप लगे होंगे क्या? हाँ एंड पर अलग अलग, जैसे मैं यहाँ बता रहा था बेटा, यहाँ CH3 कर दो, यहाँ COOH कर दो, यहाँ CH3 है, यहाँ COOH है, एंड अलग अलग हो गए। यस, बीच में HOH यही आ रहे हैं। यस, क्लियर है? यस सर। yes, sir. तो स्टीरियो सेंटर होगा, तो यहाँ पर 2 की पावर n कर दो, तो डिसिमिलर एंड के लिए, और सिमिलर एंड हो और साथ में इवन भी हो, इवन स्टीरियो सेंटर, तो क्या होता है 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1, n माइनस 1 n बाई 2 माइनस 1, पावर 2 की रहेंगे सारे, बस पावर याद रखिए, 2 की पावर n है, 2 की पावर n माइनस 1 है, 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1 है। तो ये होते हैं, इन दोनों का टोटल करना पड़ेगा, सीधा सीधा नहीं है ये, इसे कोई सिंपल कैलकुलेशन करके बना सकते हो क्या? हाँ भाई, बना सकते हो कुछ सिंपल? अगर बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाती है, जोड़ सकते हो? यहाँ पे नहीं जोड़ सकते, ये प्लस में है, मल्टीप्लाई में ऐसा होता नहीं सर, है ना, ये रीसॉल्व नहीं हो सकता, इससे ज्यादा सॉल्व नहीं हो सकता, याद रख लेना। इसको देख के ना भ्रांति तो होती 2 है की पावर इंसान। n माइनस 1 कॉमन लेते हैं। 2 की पावर n माइनस 1 हाँ कॉमन ले लो। फिर देखें, चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। सर 2 बाहर कॉमन ले सर लो, लेकिन ऑल फिर 1 की कॉम्प्लिकेट पावर है n माइनस 1 और सर, 2 बेकार की है, पावर ऑल कॉम्प्लिकेट n माइनस 1 और इसकी पावर 1 बाई 2 ले लें, तो 2 की पावर n नो सर माइनस, 1/2 कैसे हो गया? अरे वो पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है ना, तो तो सर वो ये हाफ से मल्टीप्लाई होगी। अरे हाँ, यहाँ अंदर कुछ और लिख देते, यहाँ 2 लिख देते हैं, सर 2 कॉमन ले लो, हाँ तो यूँ हो गया। ठीक है, अभी सही है, अभी सही है, लेकिन अब हम 2 की पावर n माइनस 1 को कॉमन नहीं ले सकते इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, छोड़ दो। सर वो n/2 -1 में एलसीएम ले लेना, उसके बाद वो जो नीचे वाला 2 डिवाइड में चला जाएगा, फिर वहां पे +1 कर दे, +-1 कर देना, वहां से 2 की पावर n-1 पूरा कॉमन आ जाएगा। n बाई 2 माइनस में 1 बाई 1, आप ये कह रहे हो एलसीएम ले, 2n माइनस 2, यस सर। फिर उसके बाद क्या करें? सर उसके बाद है ना, नीचे वाला 2 है, इसको डिवाइड को खोल देने के लिए बोल उसके फिर मल्टीप्लाई में भेज देते हैं ना। नीचे वाले 2 को मल्टीप्लाई में, ये आ गया ना, इसकी पावर ये बन गया, और एक 2 की पावर n माइनस 1 है, और दूसरा सर अब जो ये प्लस में -2 है उसे खोल देने के लिए बोल। -2 को क्या करूं? सर -2 को -1 में खोल देने के बाद n-1 बाई 2 अच्छा, ऐसा कह और रहे हो क्या? -1 बाई 2। ठीक है, देखते हैं, n माइनस वन डिवाइडेड बाई 2, तो इसको हाँ ये कर सकते हैं, n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 और -1 बाई 2, ऐसे। यस आर सर। यू सेइंग दिस वन? सर उसके बाद वो 1/2 को नीचे डाल देते हैं ना, 2 की पावर 1/2 को डिवाइड में। 2 की पावर 1 बाई 2 को डिवाइड में, एक मिनट, 2 की पावर n माइनस 1 और इसकी मल्टीप्लाई में 1 बाई 2, ये कर दूं, और सर नीचे भी एक 1/2 आएगा ना, 2 की माइनस पावर। में 1 बाई 2, डिवाइड में आ जाएगा रूट। इसके नीचे आ जाएगा 1 बाई 2, यस सर। 1 की पावर 1 बाई 2। नहीं सर, 2 Yes, की sir. पावर 1/2। अच्छा, आप ये करो 2 की पावर 1 बाई 2, छोड़ो यार, सॉल्व करके देख लेना, ठीक है, इतना मत्था नहीं मारते हम, छोड़ो। सर ये मेरे को- मैथ की क्लास हो जाएगी। अरे वैसे भी नहीं, ये मैंने ये सॉल्व करके मत्था मार के देखा हुआ है, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा था, निकलेगा कुछ नहीं, भयंकर फॉर्मूला निकल आएगा, मेरे को पता है, समझ गए, बट मैं सोच रहा था, मैं कहा चलो आपके साथ में भी फन गेम करते हैं, है ना, कि आपको समझ में आ जाएगा शायद फॉर्मूला ना, इस तरह की ट्रिक्स करने से ना, ये जगलिंग करने से डाटा याद हो जाता है। आई वांट टू ट्राई कि आपको याद हो जाए, समझ गए, तो भले ही हमने कुछ ना किया हो, लेकिन ये याद करने की कोशिश कर ली है ना। आगे देखिए, ब्रेन में हिट करता है सर सीधे। हाँ बिल्कुल, तो इसीलिए आपको प्रैक्टिस के लिए बार बार बोला जाता है कि प्रैक्टिस करो बेटा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या, कंपाउंड विद सिमिलर एंड ओड स्टीरियो, तो यहाँ पर भी सिमिलर एंड ओड स्टीरियो सेंटर हो तो 2 केस होते हैं भाई, केस नंबर 1, केस नंबर 2। केस नंबर 1 जो है वो ये वाला है, ये वाला, केस नंबर 2 जो है वो ये वाला है, क्लियर है? 2 की पावर n-1 ओनली होगा, और ये 2 की पावर n-1 और 2 की पावर n, ये क्या चीज है भाई,
सर वो गलत मिसप्रिंट है लिखा शायद। ये मिसप्रिंट है, चलो ठीक है, ये आएगा n माइनस वन माइनस वन होगा डिवाइडेड बाई 2। सर, n माइनस वन है, मिसप्रिंट होगा। n माइनस वन दिख रहा है क्या? माइनस, ब्लैक पेन मेरे पास है ही नहीं, माइनस दिख जाएगा? यस सर ठीक है। सर दिख जाएगा अब तो। ठीक है चलो ठीक है, n माइनस वन डिवाइड बाई 2, ठीक है। ऊपर था n बाई 2 माइनस वन, तो इनको सेम मत समझ लेना, ये अलग आएंगे, पता आप लोगों को मैथ के स्टूडेंट है तो। इफ ओनली ज्योमेट्रिकल स्टीरियो सेंटर आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, सिर्फ ज्योमेट्रिकल हो तो फिर ये होते हैं, और ओनली ऑप्टिकल हो इन द मॉलिक्यूल तो ये होता है, ठीक है। सर उसने पीछे ओनली क्यों लिखा? ओनली मतलब सिर्फ ये होगा, वो ऐसे ही लिख दिया, मत चिंता करो, दूसरा कुछ नहीं होगा ना, सिर्फ ऑप्टिकल ओनली, ठीक है, उसके लिए। अब देखिए कंपाउंड हैविंग, तो ये फॉर्मूले समझ में आ गए भी सबको? यस ठीक है, सर। इनका रट्टा मारना, घोट के रट्टा मारना, ठीक है। ये चीज बीएससी के अंदर आती है, बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर डिटेल में। प्लस 1 2 में आपके ये वाले फॉर्मूले नहीं है, पता है, बुक में नहीं है, बोर्ड वाले एग्जाम में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये एडवांस में है। अब जो लोग कहते हैं ना आप लोगों को कि एनसीईआरटी कर लो और आपका आईआईटी एनसीईआरटी में से आती है, बाकी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, जूता उठाओ और उनके सिर में मारो। ये वाले फॉर्मूले बिल्कुल प्योर है, बिल्कुल प्योर। ये एग्जांपल है कि स्टीरियो आइसोमर आएगा ही इसमें से, नंबर ऑफ आइसोमर पूछेगा। और बच्चों को एनसीईआरटी में क्या सिखाते हैं पता है? बना के देखो, सोचिए कितने बनेंगे इसके, 1 या 2 बना लोगे, ठीक है। जब स्टीरियो सेंटर 5 5 10 10 दे रखे हो, बना लोगे, तब सारे केस सोच लोगे? पॉसिबल ही नहीं है ह्यूमंस के लिए। नहीं सर, 2 की पावर n, n है मान लो 5, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 बनेंगे। 32 सोच लोगे क्या? नहीं सोच सकते। पेपर में बैठ के यही बनाते रहना, 32 स्ट्रक्चर बना लेना, इतने में टाइम पूरा हो जाएगा। कह देना मैंने एक क्वेश्चन कर दिया एडवांस लेवल का, क्या बात है ना? जो लोग ऐसा कहते हैं बिल्कुल गलत। मैं साफ बोलता हूँ, एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है वो 70% आता है, इसलिए आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करवाई जाती है, क्योंकि एक्सरसाइज में एनसीईआरटी कवर हो जाती है। 70% वहां से आएगा, पक्का आएगा, उसका कुछ ना कुछ लिंक होगा। और बाकी का 30% बिल्कुल अलग है। एडवांस लेवल का सिलेबस और मेंस लेवल का सिलेबस भी बिल्कुल अलग है। 30% कॉन्सेप्ट ही अलग है। ये उनमें से ऐसा एक कॉन्सेप्ट है जो ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। बाकी पता लोग क्या कहते हैं, जनरली ये कहते हैं, कोई एक लाइन मिल गई ना उनको सेम कॉन्सेप्ट लिखेंगे, देखो देखो एनसीईआरटी में लिखा हुआ। भाई एक लाइन से किसको समझ में आता है यार? डेफिनेशन देने से आपको पूरा हो गया। मैं भी स्टीरियो केमिस्ट्री, स्टीरियो आइसोमर की डेफिनेशन देके खत्म कर देता, अंदर बताने की जरूरत ही नहीं है। आप लोग खुद कर लोगे, सोच लोगे, है ना? एनसीईआरटी तो ऐसी करती है, खुद ही सोचो। तो ये चीज याद रखिएगा, ये प्योर प्रमाण दे रहा हूं, क्योंकि ज्यादातर बच्चे मिसअंडरस्टैंडिंग में रहते हैं। एक टीचर ने बता दिया, दूसरे ने बता दिया, एक कह रहा है एनसीईआरटी पढ़ो, मैं कहता हूं कभी मत पढ़ो। आप कहोगे यार एक तो कह रहा था एनसीईआरटी पढ़ो, एक कह रहा पढ़ो ही मत। मैं सिर्फ बोलता हूं एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर जरूर से जरूर लगाओ, 70% वही है, बाकी का 30% आप अलग प्रैक्टिस कीजिए, बात खत्म। और उसके लिए आपको नोट्स भेज रखे मैंने, मेंस के, एडवांस के, मैथ के भेज रखे, फिजिक्स के भेज रखे, बायो के भेज रखे, सबके पास है मेंस एडवांस, है ना? ठीक है। कंपाउंड हैविंग द सिमिलर एंड विद इवन कायरल सेंटर्स, तो सिमिलर एंड है इवन कायरल सेंटर्स के साथ, ठीक है भाई। अब देखिए एनेंशियोमर 2 रेज पावर n-1, मीजो कंपाउंड कितने होंगे? एंड मीजो कंपाउंड 2 रेज पावर n/2 - 1। यस, क्लियर है भाई? नोट, यस ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट नहीं है यानी अभी ये फॉर्मूले खत्म नहीं है। दूसरा देखिए, कंपाउंड हैविंग द सिमिलर एंड विद ओड कायरल सेंटर, सिमिलर एंड हो बट ओड कायरल सेंटर हो, तब क्या करते हैं? तो तब भी ये दोनों फॉर्मूले फिर से ज्वाइंट हो जाएंगे, मतलब ये कुछ और बन जाएगा। तो ओड कायरल सेंटर के एनेंशियोमर 2 n-1 माइनस में 2 रेज पावर n-1/2 एंड मीजो कंपाउंड 2 रेज पावर n-1/2। अब देखो, अब थोड़ा सा जगलिंग ज्यादा हो गई। यस, हो गई ना? ये वाले और ये वाले जोड़ तो, हाँ भाई समझ में आ रही है? इसलिए इनकी प्रैक्टिस करोगे तो ये आपस में ही कंफ्यूज हो जाएंगे, एक दूसरे को कंफ्यूज करेंगे। तो इनको देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। नीचे अब हम लाइन लगा देंगे इनकी कि कितने प्रैक्टिस हम कैसे कर रहे हैं। और याद रखना, ये स्टीरियो सेंटर आपको खुद ढूंढने हैं। अगर स्टीरियो सेंटर ढूंढने में गलती कर दी, फॉर्मूला सही भी लगा दिया तो भी आंसर गलत हो जाएगा, और अगर फॉर्मूला गलत लगा दिया, स्टीरियो सेंटर सही भी ढूंढे तो भी आंसर गलत हो जाएगा। तो दोनों के लिए बहुत ध्यान लगाने की जरूरत है, वेरी बिग कंसंट्रेशन एट मोड। तो सॉल्व एग्जांपल्स है भाई, यहाँ पर मॉलिक्यूल विद डिसिमिलर एंड है, हेंस n की वैल्यू 2 है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर 4 होंगे, सिस ट्रांस ऐसे होंगे। बी मॉलिक्यूल विद सिमिलर एंड है, n की वैल्यू 2 है, यानी स्टीरियो सेंटर ज्योमेट्रिकल आइसोमर 3 होंगे, ये वाले होंगे।
सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, भरे पड़े हैं। और अब इसके बाद नेक्स्ट पेज में भी सॉल्यूशन विद एग्जांपल है, नेक्स्ट भी एक्सरसाइज है एंड सो ऑन। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर गाइस। और आपका ये सारा का सारा सोल्ड एग्जांपल यू शुड हैव टू डू इट योरसेल्फ। ये पूरा अब हर रोज 15-15 मिनट भी लगाएंगे, 2-2 3-3 क्वेश्चन भी करेंगे तो ये 4-5 दिन में हो जाएगा। और तब तक हम जीओसी को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। किसी को डाउट है तो डाउट पूछेगा।